प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। हमने निबंधमणि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचनात्मक निबंध पढ़ा। उसके पश्चात हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। व्यंग विधा में हरिशंकर परसाई का अपना अद्वितीय स्थान है और इनका पहला व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन में हमने ये पढ़ा कि परसाई जी का जन सरोकार विभिन्न क्षेत्रों में है, व्यवसायों में भी है, चरित्रों में भी है, लोक और प्रकृति से भी उनका जुड़ाव रहा है। और उन्होंने जीवन संग्राम की अभिव्यक्ति को यदि साहित्य माना तो साहित्य का सर्वाधिक सशक्त शस्त्र उन्होंने व्यंग को माना। कथात्मक विन्यास के साथ, विलक्षण सहजता के साथ, तीक्ष्ण वैचारिक तार्किकता के साथ, तीखी धार और पैने नश्तर को बताते हुए, चुभोते हुए उन्होंने मौलिक कलात्मक पद्धति से अपनी व्यंग रचनाएं लिखी है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जीवन में अर्थ प्रधान हो गया है, किस तरह से बाजार और व्यवसाय मनुष्य की मानवीय मूल्यों पर हावी हो गया है, और वैष्णव की फिसलन में ये भी देखा कि हरिशंकर परसाई ने किस तरह से बहुत सहज विनोद और परिहास के ढंग से अपने व्यंग को परिलक्षित किया है। इसी क्रम में उनका दूसरा निबंध, व्यंग निबंध हम पढ़ेंगे, चूहा और मैं। देखिए बच्चों, चूहा और मैं के अंतर्गत वे क्या कहते हैं, चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का यह चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। शुरू में ही, बड़े प्रारंभ में ही इन्होंने मनुष्य के मैं पर एक करारी चोट की है, एक तीखा व्यंग इन्होंने कसा है, और केंद्र में मनुष्य के हित की योजना इन्हें मानवतावादी व्यंग्यकार बनाती है। सामाजिक उद्देश्य और वास्तविकता के किसी न किसी पक्ष पर इन्होंने चुटीला व्यंग लिखा है। आगे क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई, इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया, चूहे ने मान लिया है। एक ढीठता होती है, एक दुर्भावनाग्रस्त अधिकार की चेष्टा होती है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। लेखक हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करता है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं तब अकेला लौटा। घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा, पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से वे चूहे की ढीठता का वर्णन कर रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि यदि हमें हथियाना हो, कुछ अनधिकृत चेष्टा करनी हो, तो ऐसा चूहे जैसा होना पड़ता है। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था, उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा, पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ, जो पास में ही रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डिब्बा भेज देती। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे ये कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती। मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। वह भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई
वह मेरे पाँवों की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। उसने मच्छरदानी भी कुतर डाली और वह भीतर की ओर चला गया। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई की भाषा में एक खास अपनापन है। चूहे के साथ अभिव्यक्ति के दरमियान जीवन की भर्त्सना में वे बड़े सचेत हैं और जीवन के में व्याप्त पाखंडों का उद्घाटन बहुत ही सरल और सहजता से करते हैं। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं या यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा राम मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे, तू आ गया है, भरपेट खा रहा है। मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है। मैं तेरी नींद हराम कर दूँगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। चूहे के साथ जो संवाद है वह लेखक की संवेदनशीलता का प्रतीक है और व्यंग की अभिव्यक्ति का भी चरम उत्कर्ष है। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा कि वह सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं है। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब यह रोज़मर्रा का काम हो गया। मैं डब्बा खोलता तो चूहा निकल कर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वह उठा कर ले जाता था, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता, वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। जब पेट भरा हो तो वह गड़बड़ नहीं करता। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रे मेरे साथ उस घर में। मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है। चल दोनों खाएंगे। उसका बाप हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है। अब दोनों चूहा राम मज़े में खा रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? इस निबंध में, व्यंग निबंध में, चूहे के सकारात्मक, विरोधात्मक और क्रांतिकारी अंदाज में हरिशंकर परसाई का जो प्रसंगानुकूल भाव भंगिमा है वह व्यंग के उद्देश्य की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही हमें चकित भी कर देते हैं कि किस तरह से एक जागरूक प्रहरी की तरह मनुष्य सचेत होगा और कब वह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। जो शोषित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, वह सत्ता और सियासत के चंगुल में फंसा हुआ है। तो देश में व्याप्त इस भ्रष्टाचार पर, राजनीति और सामाजिक व्यंग पर लेखक ने अपनी कलम चलाई है।